मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ और थोड़ा खुश भी हूँ क्योंकि पहली क्लास है मेरा फिजिक्स का। ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अमरजीत और मैंने जैसा कि वादा किया था आपकी फिजिक्स आपके सामने लाने के लिए, आपके फिजिक्स आपको पढ़ाने के लिए। इससे पहले हमने केमिस्ट्री पढ़ी थी, उससे पहले हमने इंग्लिश पढ़ा था, 4 दिन का शेड्यूल इंग्लिश का था। आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे। अच्छा, एक कहानी से शुरू करते हैं हम इस बात को, प्रकाश से। एक छोटी सी कहानी है जो मैंने खुद बनाई है, मनगढ़ंत कहानी है, वो उसका कोई वास्तविकता से लेन देन नहीं है। एक बार भगवान ना इंसान को मारने के लिए बहुत बड़ा सूर्य बना दिए, उससे उन्होंने प्रकाश भेजी, उससे उन्होंने बहुत सारी हानिकारक किरणें भेजी, पराबैंगनी किरणें भेजी। ठीक है, हम लोग भी कॉपी कलम लेके सारी चीजें समझने के लिए तैयार थे कि समझ के भैया इसे डिफेंड करेंगे। लड़ तो सकते नहीं थे क्योंकि हमारे पास उतना बड़ा तो हमारी पृथ्वी नहीं है। हम कैसे लड़ पाएंगे सूर्य से और उसके प्रकाश और उसकी गर्मी से। हम लोगों ने समझने की कोशिश की, पेन हमारा सबसे बड़ा हथियार था। हमने सारी चीजें समझी, हमने प्रकाश को समझा, परावर्तन करा के, अपवर्तन करा के, उसका प्रकीर्णन समझ के, और फिर हमने अपना ह्यूमन आई समझा, मतलब मानव नेत्र समझा, उसमें भी प्रकाश को ऐड करके कैसे प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और हमारी आंखों में जाकर फिगर बना देता है, चित्र बना देता है, वो भी समझी हमने। फिर हमने प्रकाश खुद बना दिया, हमने बल्ब बना दिया, प्रकाश खुद बना दिया, और फिर हमने समझा कि ये तो एक ऊर्जा का स्रोत है और कई सारी मशीनें, कई सारी चीजें ऐसी बना दी जिससे हमें पर्याप्त रूप में जितना हम चाहते हैं, जितना हमें जरूरत है, सूर्य से ऊर्जा मिलती रहे। ठीक है, सूर्य पर्यावरण का एक हिस्सा है जो हमारे प्रकृति की, जो हमारे पर्यावरण की, जो हमारी बहुत सारे जीवों की, हम लोगों की रक्षा भी करता है। और ठीक है, ये तो बाहरी की बात रही है, पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन रहा। अब थोड़ा सा और डीपली चलते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। हमारा यही ध्येय रहेगा कि 20 मिनट के अंदर सारी चीज़ें कवर कर दूं, या 25 मिनट या 30 मिनट। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये हमने कुछ टॉपिक लिख दिए हैं जिससे हमें समझने में आसानी होगी, जिससे हमें बार बार टॉपिक देखना नहीं पड़ेगा। शुरू करते हैं। ठीक है, परावर्तन हमने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा। हमने 8 में पढ़ा होगा, हमने 9 में पढ़ा होगा, हमने 7 में पढ़ा होगा, हम 10 में भी पढ़े होंगे। ठीक है, परावर्तन समझते हैं। परावर्तन वही होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं। इसे डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम से शायद आपको ज्यादा बेहतर समझ में है। ये हमारा समतल पृष्ठ हो गया, ये आपतित किरण हो गई, इस पे ये परावर्तित किरण हो गई, और एक अभिलंब इसके सीधे आपतन बिंदु से होकर जाती है। यही होता है परावर्तन। अब आगे देखते हैं अपवर्तन का। अपवर्तन मुझे लगता है ब्लैक बोर्ड पे समझाने की जरूरत नहीं है। अपवर्तन आप लोग उतने समझदार हैं, आप लोग वैसे ही समझ जाएंगे। अपवर्तन का मतलब होता है ये। ठीक है, जैसे कोई माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में कोई प्रकाश की किरण या फिर कोई वस्तु डाली जाती है। हाँ, जरूरी ये हो कि दोनों माध्यम में हम देख सके, तभी हम देख पाएंगे। जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हम कोई वस्तु या किरण डालते हैं, प्रकाश की किरण डालते हैं, तो वो अपने स्थान से थोड़ा सा हटा हुआ दिखाई देता है। इसे ही अपवर्तन कहते हैं। और एक एग्जाम्पल और इसका है, जब हम कोई सिक्का पानी में डालते हैं, जब हम कोई बॉल पानी में डालते हैं और बाहर से उसे देखते हैं तो थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है। यही है अपवर्तन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण है। समतल दर्पण के बारे में मुझे लगता है नहीं पढ़ाना चाहिए। समतल दर्पण आप लोग जानते हैं, रोज आप शीशा देखते हैं, वही है समतल दर्पण। समतल दर्पण कोई आभासी, उल्टा सीधा, छोटा बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाता है। जैसे आप हैं वैसे बना देगा। जो आप शीशा देखते हैं वो समतल दर्पण में देखते हैं। और एक उदाहरण और देख लीजिए, जैसे पनडुब्बियां जब समुद्र के अंदर जाती हैं तो वो समतल दर्पण का प्रयोग करती हैं ताकि वो जैसे ऊपर देख रही हो वैसे नीचे देखे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को समझ लेते हैं। उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का एक काटा हुआ भाग है। गोले का काटा हुआ भाग है। ये आप लोग बहुत बार सुने होंगे। इसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ये अवतल दर्पण हो गया जो गोले का काटा हुआ भाग है। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। यहां से हमने किरण भेजा जो अंदर आके चली जाएगी। ठीक है, ऐसे ही उत्तल दर्पण के लिए देख लेते हैं। उत्तल दर्पण के लिए हमने एक मुख्य अक्ष बना दिया। उत्तल दर्पण पे हमने प्रकाश की फोकस डाली जो कि चली गई। मान लो कि हमने यहाँ कोई इंसान खड़ा कर दिया, ये इंसान खड़ा कर दिया, इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा। ये मान लेते हैं हम फोकस है, ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। ठीक है,
CFP मैं आपको दिखा देता हूँ। C मतलब होता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र मतलब जो हमने स्फीयर काटा था उसके सीधा एकदम बीच में जो भी पॉइंट हो उसे वक्रता केंद्र कहते हैं, और जिसे हम C से दिखाते हैं। इसके ध्रुव को हम P से दिखाते हैं और इसको हम दूरी को फोकस से F से दिखाते हैं। यही होता है CFP। दर्पण का उपयोग, कुछ दर्पण का उपयोग सीख लेते हैं। हमने समतल दर्पण का उपयोग बताया आपको। अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग सीख लेते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक करते हैं। अच्छा, दंत चिकित्सक हो गया अवतल दर्पण के लिए। और उत्तल दर्पण मतलब कौन सी ऐसी चीज है जब हमें बड़ी चीज को छोटी सी चीज में देख लेनी होती है, वो होती है आपका ये साइड मिरर, कार का साइड मिरर, जिससे हमें देखने में आसानी होती है ताकि हम बहुत बड़े भाग को देख सके। ठीक है, दर्पण का उपयोग भी हमने देख लिया, CFP हमने देख लिया। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अपवर्तन, परावर्तन हमने देख लिया। और आवर्धन क्षमता हम देखते हैं, जो वस्तु हमने रखा था और जो प्रतिबिंब हमें उससे प्राप्त हुआ, इन दोनों की तुलना ही आवर्धन क्षमता कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। आवर्धन क्षमता का ये फॉर्मूला है m बराबर -v/u या I/o, m बराबर I/o। इस फार्मूले पे हम एक एग्जांपल लगा देते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद भी लगा लेते हैं। पहले हम कुछ और पढ़ लेते हैं, उत्तल लेंस के प्रयोग और अवतल लेंस के प्रयोग। उत्तल लेंस का प्रयोग और अवतल लेंस का प्रयोग, दोनों का प्रयोग चश्मे में होता है। जब उत्तल लेंस लगाया जाता है किसी चश्मे में तो हमें दूर दृष्टि दोष से निवारण के लिए लगाया जाता है। जब हमें नजदीक की वस्तु नहीं दिखती तब हमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और जब दूर की वस्तु नहीं दिखती मतलब निकट दृष्टि दोष होता है तब हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक छोटा सा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि जब दूर की वस्तु नहीं दिखती तो दूर दृष्टि दोष है, नहीं, जब दूर की वस्तु नहीं दिखती तो निकट दृष्टि दोष है, और जब निकट की वस्तु नहीं दिखती तो दूर दृष्टि दोष है, इसे ही कहते हैं। जब अवतल लेंस लगाया जाएगा तो निकट दृष्टि दोष होगा, जब उत्तल लेंस लगाया जाएगा तो दूर दृष्टि होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे लेंस का सूत्र है, कुछ एग्जाम्पल हम अब देख लेते हैं। और ये हमने क्वेश्चन लिख दिया है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। अच्छा, मेरी एक गुजारिश है, इसे सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं 2-3 सवाल लगा सकूं। एक ही सवाल में 2 सवाल मर्ज करके वैसे भी लगवा रहा हूं। मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, मुझे 20-25 मिनट के अंदर वीडियो भी बनानी होती है। चलो देखते हैं। ठीक है, जब आप सवाल लगाने जाते हैं तो आप क्या करते हैं? बेशक सवाल को पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं क्या क्या चीज दी गई है और फिर उसे सॉल्व करते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा लगता है एक ट्रिक से लगाया जा सकता है इसे। सवाल लगाते ही हम देख लेते हैं, कुछ चीजें हमें मालूम पड़ जाती हैं कि इसमें क्या क्या आने वाली है। जैसे इसमें फोकस दूरी दी गई है तो F तो जरूर आएगा, F आएगा। वस्तु की बात की गई है, प्रतिबिंब की बात की गई है, तो हम एक अवतल दर्पण का जो अवतल लेंस का जो सूत्र है उसे लगा लेते हैं। अगर आप सवाल लगाने के लिए तैयार हैं तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको ये फार्मूला जरूर पता होगा। ठीक है, ये फार्मूला आप यहां इस दाहिने साइड में लिख लीजिएगा और इस बाएं साइड में आप लिख लीजिएगा हल दिया गया है। आपको क्या दिया गया है? U भी दिया गया है, V भी दिया गया है, F भी दिया गया है, ऐसा आप मान के चलते हैं। लेकिन इसमें से एक चीज नहीं दी गई होगी, मुझे पता है। F तो हमने पहले ही देख लिया था, फोकस दूरी यहां पर है, फोकस दूरी हम 15 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। यहां पर एक ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये है कि ये अवतल लेंस है, इसलिए हम यहां -15 लगा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम U की खोज करते हैं। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए? अच्छा, यहाँ वस्तु की दूरी ही पूछ लिए जा रहा है, तो वस्तु की दूरी तो हमें पता नहीं है, यही निकालना है। इसे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं इसका। V मतलब प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी हम देखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ भी एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि ये वर्चुअल बनेगा, आभासी बनेगा, इसलिए हम माइनस लगा देते हैं। माइनस थोड़ा सा आप देख के जाइएगा, जब अवतल दर्पण हो, जब वर्चुअल प्रतिबिंब बने तो माइनस लगा देते हैं, बाकी आप सही से लगा लेंगे। U का मतलब होता है वस्तु की दूरी, V का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, F का मतलब होता है फोकस दूरी। ये सारी चीजें आपको पता ही होंगी, मुझे पता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या ही बढ़ेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स बची है, जो इसमें हमें प्राप्त हुआ है वो उठा के इसमें रख देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यही रखते हैं।
सबसे पहले हम 1/f रखते हैं। 1/f, f का मतलब हमने -15 देखा था, -15 बराबर 1/v, v का मतलब -10 देखा था, 1/-10, ठीक है। फिर -1/u, अच्छा 1/u, u का मतलब हमें नहीं पता है तो u को हम ऐसे ही रख देंगे, ये 4 नहीं है, ये u है, u का मतलब हम ऐसे रख देंगे। अब इसको उठा के इस तरफ करते हैं। आप बेसिक मैथमेटिक्स जानते होंगे, ये मुझे शायद सिखानी नहीं चाहिए, ये हम ऐसे ही लिख देंगे। इसको जब इधर लाएंगे तो ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बराबर -1/u, ओके। अच्छा एक बात, आप माइनस से गुणा करना जानते हैं? ठीक है, मैं करके दिखाता हूं। पूरा ब्रैकेट कर लीजिए, एक माइनस लगा दीजिए, ठीक है। जो भी समीकरण दिया हो पूरे में एक ब्रैकेट लगा के उसके बाद आगे माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। ये माइनस का गुणा करना होता है, फिर ये माइनस इससे टकराएगा तो ये प्लस बन जाएगा, मतलब 1/15 हो जाएगा। ये माइनस जब इससे टकराएगा तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब सिर्फ माइनस से गुणा करने का मतलब है जो भी चिन्ह है वो बदल जाते हैं। माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ माइनस हुआ, और फिर वैसे 10 लिख दिए, यहाँ बराबर था, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा आ गया 1/u बराबर 15 और 10 का लासा होता है 30। इसको देखते हैं, 15 दूना 30 तो 2 इसमें गुणा हो जाएगा, 2 यहां आ जाएगा, 2, और फिर ये माइनस लगा है, माइनस लगा देते हैं, 10 × 30 यहां 3 आ जाएगा, ठीक है। 1/u इज इक्वल टू आ जाएगा 1/ माइनस आएगा -1/13, u आ जाएगा -30। अब आगे एक सवाल और बचा है, इसमें ही एक सवाल एक बचा है, और आपको ये चीजें ध्यान रखनी होगी। u बराबर 30, ठीक है, हम इसे नहीं मिटाते हैं। आवर्धन क्षमता का सूत्र हमें पता है, m बराबर होता है v/u, ठीक है। v हमें ज्ञात है, यहां से -10 हो गया, m बराबर -10, और u बराबर यहां से हमें -30, ठीक है। माइनस कट गया, 10 × 10 और 10 × 30, m बराबर 1/3। तो इस तरह से m बराबर 1/3, u बराबर -30। इस तरह से वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनेगा, छोटा बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, फिर से मैंने कुछ टॉपिक लिख दिए हैं और धीरे धीरे करके हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है। पहला टॉपिक है मानव नेत्र। मानव नेत्र की संरचना बेसिकली कभी कभी आ जाता है एग्जाम में आप लोगों के, लेकिन बहुत रेयरली आता है। तो आप लोगों के टीचर्स ने जो लिखवाया होगा आप वही याद करके चले जाइए। अगर आप इसका फिगर देखना चाहते हैं तो ये फिगर रहा, इसे आप देख लीजिए। इसकी संरचना मुख्य रूप से इसके प्रतिबिंब बनाने से इसका फिगर हमारी आंख से कैसे दिमाग में पहुंचता है, यही होता है। अगर आप इसे समझ लेते हैं कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है, प्रकाश कैसे वस्तु से टकरा कर आंख में आती है, आंख कैसे सिग्नल दिमाग को देता है, दैट्स इट। मुझे लगता है इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो मैं इसे स्किप करना चाहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मंजन क्षमता का मतलब होता है फोकस दूरी चेंज करना। हमारी आंखों के पास कैमरे की तरह लेंस होता है जो फोकस दूरी चेंज करता है। जैसे मैं अगर इतनी नजदीक चीज को देख रहा हूं, जैसे मैं कैमरे को देख रहा हूं तो मैं ऐसे आंख करके देखूंगा। जब मुझे बहुत बारीक चीज पढ़नी होगी तो मैं आंख बहुत छोटी कर लूंगा, जब मुझे दूर देखना होगा तो मैं बड़ी कर लूंगा। यही होता है स्मंजन क्षमता। हमारी आंखों के पास ताकत होती है, हमारी आंखों के पास पावर होती है हमारी फोकस दूरी चेंज करने की। जैसे मैंने आपको फोकस दूरी चेंज करके बताया था, फोकस दूरी बताई थी, वैसे ही आंखों के पास भी होता है, लेंस होता है जो फोकस दूरी चेंज कर लेता है। इसे ही स्मंजन क्षमता कहते हैं। प्रिज्म एक कठोर पदार्थ से बना होता है जो त्रिकोण बना होता है, त्रिकोण शेप में होता है, ऐसे होता है। यहां पर जब कोई प्रकाश किरण डाली जाती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है वो। ठीक है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसमें से
7 रंगों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। विबग्योर, विबग्योर मतलब लाल है, ठीक है। ये आप देख लीजिए, बहुत जरूरी है, शायद एक आध कॉन्सेप्ट आगे भी काम लगे इसका। तो प्रिज्म यही होता है, एक कठोर टुकड़ा होता है, एक कठोर त्रिकोण टुकड़ा होता है, जिससे प्रकाश की किरणें जब डाली जाती हैं तो कभी कभी वो 7 रंगों में, श्वेत प्रकाश की किरणों को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। इसका काम यही होता है। इसलिए हमने जो शुरू में हमने कहानी बताई थी ना, भगवान ने प्रकाश भेजा, जिसको समझने के लिए हम कॉपी पेन लेके खड़े थे और बहुत सारी चीजें हमने सीखी कॉपी पेन से, कुछ टूल्स बना के सीखे उस प्रकाश को। ये टूल्स उनमें से एक है, इसे हमने बनाया ताकि हम प्रकाश की किरणों को, श्वेत प्रकाश की किरणों को, जैसा आप जानते हैं कि प्रकाश की जो सूर्य की किरणें आती है वो सफेद रंग की होती है, उसमें 7 रंग होते हैं, उसको विभक्त करने के लिए, उसको बांटने के लिए हमने एक प्रिज्म बनाया जो ऐसा है। आपको आएगा, आपके एग्जाम में आएगा, प्रिज्म का काम क्या है, प्रिज्म या फिर प्रिज्म कैसे श्वेत प्रकाश किरणों को बांटती है, किन किन रंगों में बांटती है, ये सारी चीजें आप लिख लेंगे यहां से देख के, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? अच्छा, एक शब्द है प्रकीर्णन। आप प्रकीर्णन का मतलब समझ लीजिए। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव। फैलाव मतलब जब कोई प्रकाश किसी पानी की बूंद पर, पानी पर पड़ती है तो उसका वो फैलाव कर देता है, प्रकाश का फैलाव कर देता है। उस फैलाव में जो नीले रंग की होती है वो आसमान में फैल जाता है, बाकी जो लाल होते हैं और बैंगनी होते हैं वो हम तक पहुंचते हैं, इस वजह से वो आसमान नीला दिखाई देता है। ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आएगा। या फिर आपका सूर्य लाल क्यों होता है, ये आएगा। सूर्य लाल इसलिए होता है क्योंकि जब प्रकीर्णन होता है, नीले रंग की प्रकाश आसमान में फैल जाती है, जिस कारण स्काई ब्लू होता है, मतलब आसमान नीला होता है। जब ऐसा होता है तो हम तक सिर्फ लाल रंग ही पहुंच पाती है, जिस वजह से हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। अच्छा, आप ये पूछेंगे कि सुबह और शाम को ही लाल क्यों दिखाई देता है, दोपहर को क्यों नहीं दिखाई देता? दोपहर को सूर्य हमारे बहुत नजदीक होता है, जिस वजह से सारी प्रकाश की किरणें हम तक पहुंचती हैं, लगभग सारी हमारी प्रकाश की किरणें हम तक पहुंचती हैं। प्रकीर्णन बहुत कम हो पाता है और इसी वजह से सूर्य हमें लाल सुबह और शाम को दिखाई देता है। रेड प्रकाश बहुत दूर तक ट्रेवल कर पाती है, एक तरह से कह सकते हैं। इन सब की अपेक्षा जो लाल रंग है वो बहुत दूर तक ट्रेवल कर पाती है, जिस वजह से वो बहुत दूर तक दिखती है, ठीक है। जब सूर्य बहुत दूर होता है तो इसी वजह से लाल ही दिखाई देता है हमें और बाकी रंग नहीं दिखाई देते, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम पहुंच चुके हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब होता है किसी बंद परिपथ में या किसी खुले परिपथ में जो धारा बहती है, जो चार्जेस बहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बहती है, उसे ही विद्युत धारा कहते हैं। मान लो एक वायर है, हम वायर को थोड़ा सा मोटा बनाएंगे ताकि समझने में आसानी हो। एक वायर है, वायर मतलब तार जो आपके घरों में रहता है, वही वायर है। इसमें इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है किसी एक दिशा में। इस वायर में जो चार्जेस जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन गतिशील हैं, ऐसा हम कह देंगे कि इस वायर में विद्युत धारा बह रही है। विद्युत धारा परिपथ के बारे में हम जानते हैं। विद्युत धारा परिपथ यही होता है जिस भी खुले या फिर बंद परिपथ में इलेक्ट्रॉन या कह सकते हैं चार्ज ट्रेवल करते हैं, घूमते हैं, जाते हैं, गमन करते हैं, उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। परिपथ का मतलब है रास्ता, जिस रास्ते से होके चार्जेस, विद्युत जाती है, विद्युत धारा जाती है, उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, इंपॉर्टेंट ये भी है। विद्युत विभव और विभवांतर में अंतर हम समझ लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है और बहुत नंबर दे देंगे। ये सब थ्योरेटिकल है, मुझे लगता है ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। बेसिक चीज जान लो आप तो ज्यादा बेहतर होगा। ये विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रॉनों का गमन या फिर कह सकते हैं चार्जों का गमन, जो विद्युत धारा कहलाती है। जिस रास्ते से वो जाती है उस रास्ते को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत विभव और विभवांतर में हम अंतर देख लेते हैं। विद्युत विभव का मतलब होता है कि जैसे मान लो इस रास्ते से, इस विद्युत परिपथ से कोई चार्ज जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कोई विद्युत धारा जा रही है,
किसी एक बिंदु पर कितनी एनर्जी है, कितनी एनर्जी है, यही होता है विभव। किसी एक बिंदु पर, पूरे तार को छोड़ के किसी एक बिंदु पर जब हम नापते हैं कि इस बिंदु पर, इस जगह पर, इस पोजीशन पर कितनी एनर्जी है, तो उसे ही विभव कहते हैं। अच्छा, अगर हमने मान लो यहां नाप लिया और यहां देख लिया कितनी एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी है, इसको हमने E1 देख लिया, इसको हमने E2 देख लिया, इन दोनों के अंतर को, इन दोनों में बीच में कितना अंतर है, इस चीज को हम विभव अंतर कहते हैं। विभव के बीच के अंतर को विभव अंतर कहते हैं। विभव का मतलब मैंने आपको बताया, विभव का मतलब होता है किसी परिपथ में, किसी एक बिंदु पर कितनी एनर्जी है चार्ज के पास, यही होता है विभव। और इन दोनों के बीच के अंतर को विभव अंतर कहते हैं। मुझे लगता है आपको समझाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कॉन्सेप्ट है, आगे हमारा कॉन्सेप्ट है ओम। ओम के नियम के बारे में हम जानते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए भी और आपके बाद के लिए भी, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। ओके, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। V इक्वल टू आई आर मतलब ओम का नियम ये बताता है कि विद्युत विभव और विद्युत धारा के बीच में क्या संबंध है। इस चीज को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इतना जान लीजिए कि जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा भी बढ़ जाएगी। ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब होता है बाधा, रोकना। ये रोकेगी कि विद्युत धारा ना बह पाए, ना बढ़ पाए, लेकिन जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ती जाएगी। इसका एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन कहाँ लगाए हैं, कोई बात नहीं, इसे मिटा देते हैं। इसका हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एक सवाल मैंने देखा, एक बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लगेगी। ये वही ओम के नियम का जो फॉर्मूला हमने देखा था, उसी का एक सवाल हम लगा रहे हैं। V इक्वल टू आई आर हमने देखा था ओम में। अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक तरह से और लिख सकते हैं। अगर हम R को इधर ले आए, ठीक है, I आ जाएगा, I हमें निकालना है इसमें I, तो I आ जाएगा। I को R को इधर ले आएंगे तो ये गुणे में है, बेसिक मैथमेटिक्स, ये गुणे में है तो इधर ये भाग में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये माइनस में होता है इधर प्लस में आ जाता है, इधर गुणा में है तो ये भाग में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं I इक्वल टू V अपान R, ये एक अलग फार्मूला बन गया, इसी का प्रतिरूप। V का मान हमें दिया गया है 220 वोल्ट, R का मान हमें दिया गया है 1200 वोल्ट। I हम निकाल लेंगे। I बराबर हो गया, V का मान 220 वोल्ट और I का मान 1200 ओम, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 11 111 और 60, I इक्वल टू 11/60 एम्पियर। इसको आप दशमलव में बदलना चाहे बदल सकते हैं, यही आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन किया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है चुंबक क्षेत्र एवं रेखाएं, मतलब ये विद्युत चुंबक वाला आ गया। एक चीज और इसमें छूट रहा है, पार्श्वक्रम एवं श्रेणी क्रम में संयोजन, ठीक है। इसे भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं। ये हमने श्रेणी क्रम का बना दिया है ऑलरेडी। श्रेणी क्रम में यही होता है कि जो परिपथ होते हैं, जो रेजिस्टेंस होते हैं, जो प्रतिरोध होते हैं, वो श्रेणी में जुड़े होते हैं, जबकि
ये है पार्श्व क्रम में और ये है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जो रेजिस्टेंस होते हैं, जो प्रतिरोध होते हैं, श्रेणी में जुड़े होते हैं। पार्श्व क्रम में ऑप्शनल होता है। ये कई रास्तों से होकर जो धारा हमारी है, जो हम बैटरी से यहाँ से देते हैं, वो कई रास्तों से होकर जा सकती है। यहाँ से भी होकर जा सकती है, यहाँ से होकर जा सकती है। इसके कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। इसका फॉर्मूला होता है 1/r, P = 1/r 1, 1/r 2, 1/r 3। बाकी जितने भी वो लगे हों जोड़ते चला जाओ। इसमें 3 लगे हैं, 3 r लगे हैं, r यही है तो हमने 3 r जोड़ दिया। ऐसे ही इसका फार्मूला होता है। जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये फार्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो इंपॉर्टेंस है वो यही फार्मूला है। जो आएगा वो क्वेश्चन ही आएगा। क्वेश्चन आप लगा लीजिए। मेरे पास शायद टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरे पास टाइम है नहीं, तो आई विल वांट टू स्किप इट। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और रेखाएं पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि जो मान लो एक चुंबक हो गया, इस चुंबक में ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। इसमें 2 पोल होते हैं, नॉर्थ साउथ। जब हम तोड़ते हैं, नॉर्थ नॉर्थ को जोड़ नहीं सकते, साउथ साउथ को एक बार तोड़ने के बाद जोड़ नहीं सकते। यही होता है, नॉर्थ हमेशा साउथ से जुड़ता है और साउथ हमेशा नॉर्थ से जुड़ता है। ये अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेती हैं। इसके अंतर्गत जब भी कोई लोहे की वस्तु आती है तो वो आकर्षित हो जाती है, चिपक जाती है। हमने जलाए दिल जहां दिए जलाना मना था। तो बच्चों मैंने कुछ टॉपिक लिख दिए हैं और धीरे धीरे करके हम इसको समझेंगे। इसको समझने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूं, जो मैं पहले से जोड़ के बताता हूं। पहले मैंने बताया था कि एक वायर है जिसमें बड़ी टेढ़ी वायर है, कोई बात नहीं, हम देखते हैं। एक वायर है जिसमें इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज बह रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, विद्युत धारा बह रही है। यहां तक हम जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। जब भी कोई परिपथ में, किसी परिपथ में विद्युत धारा जाती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। ये बातें आप जान लीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम बताता है कि जो विद्युत धारा बह रही है किसी परिपथ में, किसी वायर में, और उसके समक्ष, उसके आसपास जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बना है, जो चुंबकीय क्षेत्र बना है, उसकी दिशा, उन दोनों की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा दायां हाथ हो गया और इसके अंगूठे की दिशा, ये हमारा अंगूठे का, ये हमारा अंगूठे का दिशा हो गया। ये हो गया, ये हो गया विद्युत धारा की दिशा। और इसके चारों तरफ ये जो घूम रहा है ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो एक सीधी वायर बना देते हैं। ये टेढ़ी वायर से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको समझना। एक सीधी वायर है मान लो, और इसमें विद्युत धारा बह रही है, इलेक्ट्रॉन इधर बह रहे हैं, धारा इधर बह रही है। इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन गया है, जिसकी दिशा हमें ज्ञात करनी है, जिसकी दिशा हमें ये बताता है। ये इसकी दिशा इसके अराउंड होगी और घूमेगी। एक वायर अगर ऐसे जा रहा है तो इसकी दिशा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में घूमेगा। यही इसका दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के बारे में जान लेते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम उसी ऊपर वाले से जुड़ा हुआ है। जैसे ऊपर वाले में विद्युत धारा बताई गई थी और चुंबकीय क्षेत्र बताया गया था, इसमें भी विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र बताया गया है। लेकिन इसमें एक चीज और ऐड की गई है, फोर्स। जब आपके एग्जाम में आएगा तो आप इससे ऐड करके भी लिख सकते हैं। जैसे हम दाएं हाथ का नियम जानने से पहले बनाना सीख लेते हैं। पहले ऐसे करते हैं, ठीक है, ये एक बंदूक की तरह बनाते हैं और फिर एक अंगुली ऐसे कर लेते हैं। ये अंगूठा जो है वो फोर्स बताता है, ये जो उस तरफ अंगुली गई है वो मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र बताती है, और जो आपकी तरफ गई है वो विद्युत धारा की दिशा बताती है। यही होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऊर्जा एवं उसके स्रोत। ऊर्जा एवं उसके स्रोत, ऊर्जा के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। ऊर्जा का मतलब वही होता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जब हम कोई एनर्जी लॉस करते हैं तो एनर्जी हमें लेनी पड़ती है, तभी हम लॉस कर सकते हैं। ऊर्जा ना तो क्रिएट की जा सकती है, मतलब ना बनाई जा सकती है, ना उसका विनाश किया जा सकता है, ना उसका नष्ट किया जा सकता है। यही होती है ऊर्जा। ऊर्जा के जो स्रोत हैं, जो ऊर्जा जहां से मिलती है, मतलब अगर हम बोल रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं से ऊर्जा लेनी होती है।
ऊर्जा जहां से मिलती है उसे ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। कुछ परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हमारे पास हैं, कुछ गैर परंपरागत स्रोत हैं, जिनमें से पहला है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन मतलब पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, जो भी है ये सारे जीवाश्म ईंधन है। दूसरा है तापीय विद्युत संयंत्र। तापीय विद्युत संयंत्र एक बिजली निकालने का तरीका होता है, एक ऊर्जा निकालने का तरीका होता है, और ऊर्जा निकालने का वो तरीका ये है कि जब किसी जीवाश्म को जलाया जाता है, मतलब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, उसको जलाया जाता है तो ऊर्जा के रूप में उसको रूपांतरण किया जाता है, या फिर किसी पानी को उबाला जाता है, भाप बनाया जाता है, उससे मशीनों को जलाया जाता है, टरबाइनों को जलाया जाता है और फिर बिजली बनाई जाती है। ये होता है तापीय विद्युत ऊर्जा। तीसरा है हमारा जल विद्युत संयंत्र। जल से जो संयंत्र बांध बनाए जाते हैं और उससे टरबाइन चला के विद्युत बनाया जाता है। बेसिकली इसका मतलब यही है। तीसरा है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा हम लोगों ने देखा होगा, सौर ऊर्जा हमें सूर्य से एब्जॉर्ब करके हमें इलेक्ट्रिसिटी या फिर ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, वही सौर ऊर्जा होता है। समुद्र की ऊर्जा आप थोड़ा सा ध्यान देकर देख लीजिए। समुद्र की ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जब ज्वार और भाटा आते हैं, जब समुद्र ऊपर बढ़ता है और फिर उसके बाद पानी उसके नीचे आती है। जब ऊपर बढ़ता है हम लोगों ने वहां बांध लगा दिया, जब वो नीचे आ रहा था तो हम लोगों ने वहां एक व्हील लगा दिया, एक चक्का लगा दिया, एक पहिया लगा दिया। वो पहिया जब पानी वापस आ रहा था तो वो पहिया घुमा के आया। वो पहिया जब घूमा उससे मोटर चला, बड़ा सा मोटर या मशीन, टरबाइन कह सकते हैं। उसके बाद से बिजली निकली। ये भी एक तरीका है बिजली निकालने का। दूसरा आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला के बारे में आपकी स्क्रीन पर है। आहार श्रृंखला में आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर शेर है, शेर के नीचे गिद्ध है, मोर है, और उससे नीचे मछलियां हैं, फिर मेढक आते हैं, फिर कुछ छोटे जीव जैसे हिरन जो घास खाने वाले आते हैं, और फिर घास आती है और उन घासों को जो ऊर्जा देती है वो हमारा सूर्य है। और इस तरह से ये हमने आहार श्रृंखला पढ़ लिया। आगे हम बढ़ते हैं ओजोन परत की तरफ। ओजोन परत एक तरह से कह सकते हैं हमारी धरती माँ की क्रीम है जो सूर्य की रोशनी से उन्हें बचाती है, और अगर वो ना हो तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है। और ओजोन एक ऐसी लेयर होती है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को हमारी पृथ्वी से आने से बचाती है, और हमें बहुत सारे रोगों से जैसे स्किन कैंसर वगैरह से भी हमारी रक्षा करती है। तो इस तरह से हमारा फिजिक्स अब यही समाप्त हुआ। हमने बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारी चीजें पढ़ी, कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए, कुछ टॉपिक, कुछ कंसेप्ट भी सीखे। मिलते हैं कल बायोलॉजी के साथ।